राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आरा गांव इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना के जवानों ने गोलीबारी की। राज्य पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई जब तेज गति से आ रही मालगाड़ी खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। यह टक्कर रंगापानी स्टेशन के पास हुई जब ट्रेन सिलीगुड़ी से गुजर रही थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा अपने खिलाफ दर्ज पॉस्को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए आपराधिक जांच विभाग के समक्ष पेश हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो। दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने शहर में पानी की कमी के खिलाफ मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार पर पानी की कालाबाजारी और बर्बादी का आरोप लगाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस से जुड़ी एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना के बाद बढ़ी हुई अनुग्रह राशि की घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली मेट्रो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में अपने पैर पसार रहा है। बहुत जल्द ही दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहर कुंडली तक भी पहुंचने वाला है। राजधानी में सूरज की तपिश और लू से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गांव में विकास के लिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत किए जा रहे कामों को अगस्त तक पूरा किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चरण 1 के तहत करोड़ों रुपए की लागत से किए जा रहे 416 परियोजनाओं व कार्य की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए रेल हादसे में अब तक कई लोगों की मौत की खबर है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारने वाली मालगाड़ी के दोनों ड्राइवर की मौत हो गई है। वहीं इसी कड़ी में रेल बोर्ड की चेयरपर्सन और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने बंगाल में ट्रेन दुर्घटना पर पहले प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की और ट्रेन आगे लेकर चला गया, जिसके चलते कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड का डिब्बा, 2 पार्सल डिब्बे और 2 जनरल डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे और लोगों की मदद की। इसके बाद रेलवे की टीम, एनडीआरएफ व सेना की एक टुकड़ी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। वहीं उन्होंने बताया कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ये करीब 8:55 की घटना है, तो वहां पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वो तो पहुंच ही गए थे घटनास्थल पर। हमारा एरिया ऑफिसर एनजीपी में न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो कि करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। वो लोग वहां से और उनके साथ एक एडीआरएम और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले पहुंच गए। स्टेशन का स्टाफ पहुंच गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया, एम्बुलेंसेज आ गई और एनडीआरएफ
आर्मी की वहाँ पर एक यूनिट है, आर्मी से आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। रेलवे के डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी सेवा में हैं। हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन होती है वो भी घटना स्थल पर पहुँच गई थी 1 घंटे के अंदर। जो फ्रंट पोर्शन है ट्रेन का, जो कि अनअफेक्टेड है, उसको ठीक करके और डीजल लगा के उसको आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। पैसेंजर्स जो हैं वो अपने, जो फंसे हुए हैं वहां पर इस घटना की वजह से, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। उनके जितने भी नेक्स्ट ऑफ किन एंड उनकी जो वेल विशर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने हर जगह हेल्प डेस्क खोल दी है। इस ट्रेन के पूरे रूट पे जितने भी मेजर स्टेशन है वहां पर तो फिजिकल हेल्प डेस्क खुल गई है। हेल्पलाइन नंबर्स हर जगह के शेयर कर लिए गए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी शेयर कर लें। सारी हेल्पलाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वो उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अब चूंकि रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। कार्रवाई हर स्तर पे होती है। सबसे पहले तो फील्ड पे होती है जी। सबसे पहले तो फील्ड के स्तर पे होती है कि वहां पर जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सारे एक्शन में आ जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। एट द सेम टाइम जोनल हेडक्वार्टर पे भी होती है और रेलवे बोर्ड के स्तर पे भी होती है। तो रेलवे बोर्ड के स्तर पे जैसे ही हम लोगों को पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे इस घटना के 5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई थी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू कम टू आवर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विच वी कॉल आवर वॉर रूम। एंड वहाँ पर जो सारे और काम जो करने हैं, जो कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रेस्क्यू करिए, हर एक जान को बचाइए, तो उस रेस्क्यू में हम लोग लग जाते हैं और हम यहाँ से भी रेस्क्यू एफर्ट कोऑर्डिनेट करते हैं। और हम जो भी वहाँ पर एजेंसीज अवेलेबल हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, जैसे एनडीआरएफ जो है वो सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, तो एनडीआरएफ की टुकड़ी वहाँ से तुरंत चल पड़ी। आर्मी सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, वो भी तुरंत वहां के लिए चल पड़ी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आ गया, सारी एम्बुलेंसेज नजदीक के अस्पतालों से आ गई और लोकल लोग तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो वो लोग भी आ गए। तो वो सारे एफर्ट हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोगों को राहत पहुंचा सके। अग्निवीर योजना को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सेना के आंतरिक सर्वे में अग्निवीर योजना में खामियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि योजना की खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बात सामने आई है, जिसमें अग्निवीर की नौकरी को 4 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा या 25% की जगह 60 से 70% जवानों को रिटेन किया जा सकता है। हुड्डा ने कहा कि यह योजना न तो देश हित में है, न सेना के हित में और न ही युवाओं के हित में। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना को पूरी तरह वापस लेने की भी मांग की। आज का जो हमारी प्रेस वार्ता का जो मुद्दा हमने लिया है अग्निवीर योजना को लेकर, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से तमाम अखबारों में, खबरों में एक बात आ रही है कि फौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है, जिसमें अग्निपथ योजना को के बारे में बहुत सी खामियां, हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही हैं और इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में अलग अलग अटकलें इन जो इंटरनल सर्वे, जो आर्मी का इंटरनल सर्वे जिसको कोट करके सारे अखबारों ने ये अपनी खबरें प्रकाशित करी हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं कि जिन
कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं उनको, त्रुटियों कैसे दूर किया जाए, जिसमें उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है कि 4 साल से बढ़ाकर अग्निवीर का टेन्योर 7 साल किया जाएगा, या 25% रिटेन करने की बजाय 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा, या जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते किया जाएगा। ये 3 बातें निकल के आ रही हैं खामियों के अलावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इन पे मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि ये स्कीम अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती की योजना, पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पूर्णतः ये योजना ना देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में है। और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस योजना को रोका जाए और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए। और ये जो पार्शल रोल बैक की जो ये बातें आ रही हैं मीडिया में, हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं। सरकार इस योजना की खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकारे और पूर्णतः इस योजना को वापस लिया जाए पूरी तरीके से। और पक्की भर्ती जो अग्निपथ योजना 2022 से पहले होती रही देश की फौज में 1947 से लेकर 2022 तक, उस पक्की भर्ती को पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू किया जाए। पहला सवाल जो आया फौज की इंटरनल रिपोर्ट में आया कि अग्निवीर जो हैं उनके बीच में जो जज्बा पहले हुआ करता था फौज में, एक दूसरे से के साथ सहयोग करके चलने का जज्बा, एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने का जज्बा, देश पे जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ साथ एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने का जज्बा, फौज की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जज्बे में कमी आई है। और क्योंकि 25% ही रखे जाएंगे, बाकी सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा का माहौल अग्निवीरों में बन गया है, जो कि फौज की, किसी भी फौज की मजबूती के लिए और मनोबल के लिए अच्छा नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि फौज की सबसे बड़ी अगर हथियार किसी फौज के पास होता है तो उसका मनोबल होता है। किसी भी हथियार से बड़ा अगर कोई हथियार है तो फौज का मनोबल है। और ये अग्निवीर योजना फौज के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, जैसे सारे अखबारों में आया है, कि उस मनोबल के लिए और उस आपसी तालमेल, भाईचारे की, सहयोग की, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना में जो गिरावट आई है, ये सबूत है इस बात का जो हमने शुरू से कहा था कि ये दूरदर्शी सोच के साथ ये योजना नहीं लाई गई। दूसरी बात इसमें आई कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि 24 हफ्ते की ट्रेनिंग से जो अग्निवीर, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो ट्रेनिंग फौज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है। और इसीलिए ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते, 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने की बात कही जा रही है। इसके साथ अगला सवाल जो इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है कि भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर है, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज है, ये भी हमने ये पॉइंट आपके बीच में रखा था कि उसमें जो सीनियर टेक्निकल पर्सनल जो फौज को ज़रूरत होती है, अग्निवीर, क्योंकि सभी अग्निवीर के माध्यम से आ रहे हैं, उसमें बड़ी शॉर्टफॉल आ चुकी है फौज में। और ये कहा गया है कि 2035 तक बड़ी भारी शॉर्टफॉल आ जाएगी। जो फौज जिस पे हमें नाज है, यानी कि हर रोज़ ये अग्निवीर योजना उस फौज की साख को गिराने का काम कर रही है। ये बताता है कि यानी कि जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है अच्छी तरीके से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर हमने शुरू से ये बात कही थी, वो बात अब इस रिपोर्ट में भी आपके सामने आ चुकी है। देश की फौज, हमारे देश का गौरव, एक ऐसी फौज जिस पर हम सबको गर्व है और जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है। देश की फौज वो फौज है, देश के 75 साल के इतिहास में उस फौज पर और फौज की भूमिका पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। 75 साल में सरकारें किसी भी पार्टी की रही होंगी, मगर तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है। चाहे 71 में इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान
पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने की बात रही हो, और चाहे 99 में उस समय चाहे एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय करगिल के चोटियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने की बात रही हो, देश की फौज ने, पक्की भर्ती से नियुक्त फौज ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा था। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट पर मतों की गिनती के दौरान उम्मीदवार रविंद्र वायकर के सहयोगी ने एक अनधिकृत व्यक्ति के मोबाइल फोन का अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किया था। यह मामला चर्चाओं में बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस मामले के चलते रिटर्निंग अधिकारी ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी और चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए एक प्रेस नोट भी शेयर किया था। हालांकि अब वरिष्ठ शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इसे पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि देश के कई बड़े नेताओं ने इस फेक नैरेटिव को उठाया था। जिस अखबार में यह खबर छपी है उसने भी माफी मांगी है। ऐसे में उन नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस गलत खबर को आगे बढ़ाया। एनडीए के उम्मीदवार को हराया गया और एनडीए के उम्मीदवार को 48 वोटों से जिताया गया। यह सरासर गलत इंफॉर्मेशन थी। पहली बात तो ये कि मोबाइल के जरिए ईवीएम ऑपरेट नहीं होता, यह एक तकनीकी तथ्य है, सत्य है। दूसरी बात यह कि ऐसा कोई ईवीएम नहीं है जो किसी मोबाइल को ओटीपी दे और उस ओटीपी के बाद उसको अनलॉक करके उसको ऑपरेट किया जा सके या हैक किया जा सके। ये सरासर बकवास है और इस बकवास को पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से उठाया और एक फेक नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया, वो इस बात का सबूत है कि भारत में विपक्ष की राजनीति कितने निचले स्तर पर उतर गई। आज हालात यह है कि जिस अखबार ने यह खबर छापी और जिसकी वजह से पूरे देश में यह फेक नैरेटिव सेट किया गया, उस अखबार ने आज माफी मांग ली है या क्लैरिफिकेशन दिया है। उसका क्लैरिफिकेशन इस प्रकार का है: द रिपोर्ट वाइकर स्किन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम, पेज नंबर 6, 16 June, inadvertently, erroneously mentioned that the accused person used his mobile phone to generate an OTP to unlock EVM. The error is regretted. उस अखबार की जो झूठी खबर थी, उस खबर के आधार पर, उस खबर को उठा करके देश भर के नेताओं ने जिस प्रकार से ट्वीट किए और बयान जारी किए, स्टेटमेंट दिए, हमारी पहली मांग यह है कि उन सारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। तो पूरा का पूरा विपक्ष कैसे एक झूठी फर्जी खबर के चपेट में आ गया और कैसे जैसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ वो एक दुष्प्रचार करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, उस अप्रचार को बढ़ा चढ़ा करके आगे किया। उसके लिए उन सबको माफी मांगनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। यह विषय इतना सिंपल और राजनीतिक नहीं है। इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा क्योंकि यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। भारत में एक बहुत ही रोबस्ट लोकतंत्र है। भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं बड़ी समृद्ध हैं। निर्वाचन आयोग इतने बड़े देश में 60-65 करोड़ मतदाताओं को मोबिलाइज करके लगभग 1.5 महीने तक प्रचार कार्य जारी करवा के शांतिपूर्वक चुनाव कराता है और उसके बाद एक नई लोकसभा का गठन करता है। ऐसे निर्वाचन आयोग की तारीफ करने के बजाय, अपने लोकतंत्र की, अपनी लोकशाही की जय जयकार करने के बजाय जिस प्रकार से पूरा विपक्ष इस अखबार की एक फर्जी खबर के आधार पर पूरे देश के लोकतंत्र को और निर्वाचन आयोग के कामकाज को बदनाम किया, उसके लिए उनको माफी नहीं दी जा सकती। उनको स्वयं सामने से आके शर्मसार होकर के माफी मांगना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में पानी संकट को लेकर सियासी दलों के बीच जारी घमासान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में पानी का संकट चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को हरियाणा से पानी मिलता है और यदि हरियाणा पर्याप्त मात्रा में पानी न दे तो पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार से अनुरोध के बावजूद दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने जल संकट को प्रायोजित बताया। हमारे समाज में एक बड़ी मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पवित्र कोई काम नहीं होता। अगर कोई भीषण गर्मी में प्यासा है, उसको पानी उपलब्ध नहीं है, उसको पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता। और किसी का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से पानी का संकट चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है। मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिल नहीं रहा। उसकी वजह से पानी का संकट है। हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं, जो हमारा पानी हक है, जो हमारा जितना पानी दिल्ली का हक है, जितना पानी मिलना चाहिए, वो पानी नहीं देते। हम हरियाणा के लोगों का पानी तो मांग नहीं रहे, हम तो दिल्ली के हिस्से का पानी मांग रहे हैं। आप वो भी नहीं देना चाहते। बीजेपी के 7 सांसद जिताए हैं दिल्ली के लोगों ने। क्या उन 7 सांसदों को, जो अब मंत्री भी बन चुके हैं, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए पानी के लिए? क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है, जितना हमारा हक है उतना पानी दो? क्या उनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? दिलीप पांडे जी, हमारे विधायक जी, एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। जल शक्ति मंत्री केंद्र के हमारी बात नहीं सुनते, हरियाणा के मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते। और पानी का संकट बढ़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें चली जा रही हैं। तो ये LG, भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है,
अगर हमको पानी की सप्लाई पूरी मिलने लगे, पूरा पानी का हक जितना अधिकार दिल्ली का है वो मिलने लगे, तो किसी भी हालत में पानी की ये जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहाँ से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है, दिल्ली में पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज भी उठाएंगे। और मुझे इतनी बात कहनी थी। दिल्ली में पीने की पानी की समस्या को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ब्लॉक 8 गीता कॉलोनी कृष्णा नगर में केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने संबोधन में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता पानी की कमी से परेशान है। उन्होंने कहा कि टैंकर माफिया पानी की चोरी कर रहे हैं, जिस कारण जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह भी कहा कि यदि पानी की चोरी रोक ली जाए तो दिल्ली में जल संकट समाप्त किया जा सकता है। दिल्ली की जनता एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। बाबूजी थोड़ी जगह देना। और दिल्ली की जनता को इस हाल तक ले जाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और हमने साबित किया है कि दिल्ली को हरियाणा सरकार पूरा पानी दे रही है। 9 जून को दिल्ली की सरकार के अधिकारी और हरियाणा सरकार के अधिकारी दोनों बॉर्डर पे जाके मुआयना करते हैं, वहाँ चेक करते हैं और उसके बाद दिल्ली सरकार के अधिकारी ये साइन करते हैं कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। तो पानी जा आ रहा है। उसके बाद जब दिल्ली में पानी आता है, वहां से शुरू होती है पानी की चोरी, और वो चोरी टैंकर माफिया के माध्यम से करवाने वाले हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के विधायक, जो टैंकर माफिया की जेब में बैठे हुए हैं। मोटा खेल पैसे का खेला जा रहा है। दिल्ली की जनता प्यासी मरती है, मरे, लेकिन इनको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं। हमने ये भी साबित किया, अवैध कनेक्शन 20 से 35 हजार रुपए लेते हैं। राजेंद्र नगर की, इंद्रपुरी की, बुद्ध विहार में ऐसे सैकड़ों कनेक्शन हमने पकड़े हैं जो सीधा पाइपलाइन से जोड़ के घरों में जा रहे हैं और उसका मोटा हिस्सा दिल्ली सरकार को जा रहा है। अरे जब तुम अवैध कनेक्शन ले सकते हो तो मीटर लगा के क्यों नहीं देते? आज जहाँ कृष्णा नगर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और एक जगह नहीं है, ये 15 ब्लॉक चले जाओ, 8 ब्लॉक चले जाओ, इंदिरापुरी चले जाओ, सफेदा बस्ती चले जाओ, लाहौर कॉलोनी चले जाओ, बुद्ध विहार चले जाओ, 8 ब्लॉक चले जाओ, जगतपुरी चले जाओ, हर जगह गंदा पानी आ रहा है और यहाँ के विधायक सिर्फ लूट देने का काम करते हैं। आज दिल्ली में हम 62 जगहों पर इनके विधायक हैं, उनके कार्यालयों पर उनका घेराव कर रहे हैं और सब जगह एक ही बात बता रहे हैं कि दिल्ली को पानी पूरा मिल सकता है, दिल्ली वालों को पानी पूरा दिया जा सकता है अगर दिल्ली में पानी की चोरी रोक ली जाए, पानी की कालाबाजारी रोक ली जाए, तो जो लीकेज सिस्टम है, पानी की बर्बादी का जो सिस्टम है, उसको रोक लिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री, उनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली वालों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही आपकी आवाज बनकर सरकार को तब तक लताड़ता रहेगा जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल जाता, जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं दिलवाने। बोलिए भारत माता की भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।